हेलो फ्रेंड्स, सीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर गवर्नर जनरल को क्रम से पढ़े थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज एक एक करके देखेंगे। पहले बंगाल के गवर्नर, किन किन गवर्नर जनरलों की नियुक्ति की गई थी और उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना क्या क्या थी। उसके बाद देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल किन किन को बनाया गया था और उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना क्या क्या थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने। इनका शासनकाल 2 कालखंडों में बटा हुआ है, 1757 से 1760 ईस्वी तक और 1765 से 1767 तक। इनको 2 बार बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि 1757 की प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। आइए देखते हैं उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। 1759 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के समय ही बेदरा का युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज और डच आमने सामने थे। अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया और बेदरा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से भारत में पतन हो गया था। नेक्स्ट है 1765 में इलाहाबाद की संधि। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में आपको पता होगा कि एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ अवध के नवाब, मुगल बादशाह और मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई थी। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और बंगाल के गवर्नर बनने के बाद 2 संधियां, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में देद शासन को प्रारंभ किया था। रॉबर्ट क्लाइव के समय या रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में देद शासन को प्रारंभ किया था। मुगल बादशाह शाह आलम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। और जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब ने अंग्रेज़ों को शांति और सुव्यवस्था का दायित्व अंग्रेज़ों को सौंप दिया था, लेकिन कंपनी इस कार्य को निर्वाह करने में असमर्थ था, जिसके कारण उन्होंने बंगाल के नए नवाब को शांति एवं सुव्यवस्था का जिम्मेदारी सौंप दिया और अपने पास सैन्य सुरक्षा और मालगुजारी की वसूली का दायित्व अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार बंगाल में 2 शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गया था, जिसको दोहरा शासन व्यवस्था या देद शासन कहा गया। तो देद शासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह भी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही हुआ था। अंग्रेजों के सैनिकों को उस समय दोहरा भत्ता मिलता था, एक युद्धकाल में मिलने वाला भत्ता। इसी युद्धकाल में मिलने वाले भत्ते को रॉबर्ट क्लाइव ने बंद कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेजी सैनिकों ने अपने ही गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चूँकि अंग्रेज़ों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, इसके कारण इसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया है। तो श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था। ये एकमात्र बंगाल के गवर्नर थे जो इंग्लैंड वापस जाकर इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो यहाँ से 5-6 प्रश्न बनेंगे रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था।
श्वेत विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था। और ये इंग्लैंड जब वापस गए तो इंग्लैंड वापस जाने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद होलवेल को गवर्नर बनाया गया। 1760 में ये गवर्नर बने और इन्होंने ब्लैक होल का वर्णन किया था। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था जो 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। तत्कालीन जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला ने 146 जो अंग्रेज थे उनको एक अंधेरे कोठरी में बंद करके रखा था। जून की गर्मी के कारण जब दूसरे दिन उनको खोला गया तो उनमें से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और बाकी व्यक्ति जो थे दम घुटने से मर गए थे। इसी घटना को कालकोठरी कांड या ब्लैक होल की घटना कहा गया है। और इस घटना का वर्णन किसने किया है? होलवेल ने किया है अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर। होलवेल ने एलाइव द वंडर नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया था? ब्लैक होल का वर्णन किया था। होलवेल के बाद वेनसिटाट आते हैं और वेनसिटाट के शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना 1764 का बक्सर का युद्ध। वेनसिटाट के बाद हैरी वेरेलस्ट आए और हैरी वेरेलस्ट का शासनकाल 1767 से 1769 तक था और ये बंगाल में देद शासन के समय गवर्नर थे। हैरी वेरेलस्ट के बाद जॉन कॉटियर आते हैं। 1769 से 1772 तक इनका कार्यकाल था और आधुनिक भारत का प्रथम अकाल जॉन कॉटियर के समय ही हुआ था। इसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसीलिए जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, इसको हम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के क्रम में उसको हम पढ़ेंगे। फिर से इसको देख लेते हैं दोबारा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव बने। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बने? होलवेल बने। होलवेल के बाद किसको बनाया गया? वेनसिटाट को बनाया गया। वेनसिटाट के बाद हैरी वेरेलस्ट को बनाया गया। हैरी वेरेलस्ट के बाद किसको बनाया गया? जॉन कॉटियर को बनाया गया। और अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। 1774 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहा। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना तक रहा? 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अभी हमने बता दिया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और जो अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, उन्हीं को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। रिंग फेंस की नीति को लागू किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरण किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और तीन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें एक था चेम्बर्स, एक लिमेस्टर
और तीसरा हाइड। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, और इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश के पदों पर एक चैम्बर्स को चुना गया, एक लिमेस्टर को चुना गया और तीसरा हाइड को चुना गया था। नेक्स्ट, नंद कुमार की फांसी। नंद कुमार एक सम्मानित बंगाली ब्राह्मण था। नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मीर जाफर की जो विधवा पत्नी थी मुन्नी बेगम से इन्होंने 3.5 लाख रुपया लेकर इनको नवाब की संरक्षिका बनाई है। और उसी समय मोहन प्रसाद नाम का एक व्यक्ति ने नंद कुमार पर झूठा जालसाजी का आरोप लगाया। तो इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स जो कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो एलिजा इम्पे थे, ये दोनों मित्र थे, और वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर इनको फांसी पर लटका दिया था। इसीलिए भारतीय इतिहास में इनको न्याय की हत्या कहा जाता है। 1780 में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स सिक्की द्वारा किया गया था। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में देद शासन को समाप्त कर दिया था। आपको हम बताए थे कि देद शासन की जो प्रारंभ थी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था, और देद शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1785 में इंग्लैंड में इन पर महाभियोग चलाया गया। ये एकमात्र बंगाल के गवर्नर जनरल थे। जब ये वापस इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड जाने के बाद इन पर वर्क द्वारा महाभियोग चलाया गया, और ये महाभियोग करीबन 7 वर्ष तक चलाया गया, लेकिन बाद में इनको दोषमुक्त कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफॉर्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1785 से 1786 ईस्वी तक रहे। इनके शासनकाल की कोई भी इम्पोर्टेंट घटना नहीं है। सर जॉन मैकफॉर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 से 1793 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं इनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल में सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया था, इसीलिए इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और आपको पता होगा कि 1863 में जो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो सिविल सेवा के परीक्षा को पास किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने जमींदारों से जो सैन्य कार्य था उनको छीन लिया, और प्रत्येक जिले में एक पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जमींदारों से सैन्य कार्य को छीन लिया था, और इन्होंने जो जिले में थाने की व्यवस्था की थी, इसीलिए कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के द्वारा किया था, और चलती फिरती अदालत की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था।
1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त को इसमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जिसमें जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि प्रदान कर दिया गया था। कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1793 से 1798 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। इन्होंने सिर्फ एकमात्र अवध राज्य पर हस्तक्षेप किया था और इनके शासनकाल की कोई भी और दूसरा इम्पोर्टेंट घटना नहीं बनती है। सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली को बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। 1798 से 1805 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। इतिहासकार इसको बंगाल के अकबर के नाम से भी जानते हैं। इतिहासकार इसको बंगाल के अकबर के नाम से भी इनको पुकारा और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। इनके शासनकाल की इम्पोर्टेंट घटना, इन्होंने सहायक संधि की पद्धति का पालन किया था। हालांकि सहायक संधि का जो प्रारंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। अगर अंग्रेज गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सहायक संधि का प्रयोग किया था। और इस सहायक संधि के तहत सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद से सहायक संधि किया था। हैदराबाद के बाद मैसूर से, मैसूर के बाद तंजौर से, इस प्रकार उन्होंने बाद में फिर अवध से, इस प्रकार इन्होंने सहायक संधि की पद्धति को शुरुआत किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799। डेट को याद रखिएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1799 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। और इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और टीपू सुल्तान की हार हो जाने के बाद जब इसका मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाने के बाद मैसूर को कई भागों में बांट दिया जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेलेस्ली के द्वारा किया गया था 1800 ईस्वी में, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। बंगाल का शेर कहा करता था अपने आप को। वेलेस्ली के बाद सर जॉर्ज बार्लो को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1805 से 1807 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और इसके शासनकाल की इम्पोर्टेंट घटना थी 1806 में बेलूर का सिपाही विद्रोह। एक ही पॉइंट है, इसको आसानी से याद हो जाएगा। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 और बेलूर का सिपाही विद्रोह 1806 में। सर जॉर्ज बार्लो के बाद लॉर्ड मिंटो को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1807 से 1813 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इसके शासनकाल में रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकफ ने हस्ताक्षर किया था और इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो रंजीत सिंह की पूर्वी सीमा सतलज नदी तक माना गया था। तो लॉर्ड मिंटो के समय क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि में अंग्रेजों की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? चार्ल्स मेटकफ ने हस्ताक्षर किया था और इसमें रंजीत सिंह की जो पूर्वी सीमा थी इसको सतलज नदी को मान लिया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय ही पारित किया गया। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके समय में नेपाल या
गोरखा युद्ध हुआ था 1814 से 16। नेपाल या गोरखा युद्ध हुआ था 1814 से 16 में। जो इसके नेता थे गोरखा के अमर सिंह की पराजित हो जाती है और पराजित हो जाने के बाद गढ़वाल, शिमला, नैनीताल, कुमायूं, रानीखेत ये सारे क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं और सिक्किम को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया गया था। और इसके गोरखा युद्ध के बाद क्या हुआ था, सुगौली की संधि हुई थी और इस संधि के तहत हमने बताया था कि कुमायूं, गढ़वाल, रानीखेत, नैनीताल ये सारे को किसमें, अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा के पेशवा पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मराठा का शक्ति अंतिम रूप से किसके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या हो गया था, अंतिम रूप से पतन हो गया। 1818 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गठन एवं प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया गया। 1818 में क्या किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी का गठन किया गया और इसमें प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। 1822 में बंगाल में टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, किसके कार्यकाल में, हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एडम्स को क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये केवल 7 माह के लिए गवर्नर जनरल बने थे और इनके शासनकाल की कोई भी इम्पोर्टेंट घटना नहीं होती है जो एग्जाम के दृष्टि से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है। लॉर्ड एडम्स के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1823 से 1828 ईस्वी तक। इसके शासनकाल की इम्पोर्टेंट घटना 1824-26 में प्रथम बर्मा का युद्ध हुआ और प्रथम बर्मा के युद्ध के बाद यांडुबू की संधि हुई थी। प्रथम बर्मा का युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में हुआ और प्रथम बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, यांडुबू की संधि हुई थी। नेक्स्ट 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। एमहर्स्ट के समय क्या हुआ था, प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा युद्ध के बाद यांडुबू की संधि हुई। 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई और 1824 में ही बैरकपुर में भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो उसको हम जब भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे तो उसको हम उसी क्रम में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।